छत्तीसगढ़ में जब से सरकार ने गोधन न्याय योजना का ऐलान कर गोबर खरीदी का ऐलान किया, तब से प्रदेश में गोबर पॉलिटिक्स चरम पर है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का खाका तैयार कर लिया गया है। सरकार की ओर से बनाई गई मंत्री मंडलीय समिति उप समिति की बैठक में गोबर के दाम को लेकर कीमत तय हो गई है। सरकार हरेली पर्व से इस योजना को शुरू करने जा रही है। 1.5 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर भी खरीदेगी। ये खरीदी ग्राम पंचायतों में बने गौठान समितियों के माध्यम से की जाएगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने सरकार से सिफारिश कर दी है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगेगी। सरकार इस योजना के जरिए गौपालन को लाभ का कारोबार बनाना चाहती है, ताकि लोग अपने मवेशियों को खुले में ना छोड़ें और किसान गर्मी के दिनों में भी बगैर खेत के बाउंड्री बनाए सब्जियों की खेती कर सकें। से जो गोठान से हर गोठान गांव में गोबर खरीदी होगा, वो निर्णय हम लोगों ने 1.5 रुपये की अनुशंसा मंत्रिमंडल को करेंगे। अब वहाँ ये फैसला होगा 1.5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। आज की हमारी बैठक में फैसला लिया गया कि हरेली त्योहार के दिन से गोबर खरीदी गोठान ग्राम में शुरू करेंगे। तो हम लोग उसकी कार्य योजना बना रहे हैं ताकि हरेली त्योहार के दिन से ये सुचारू संचालित हो सके। गोबर के दाम 1.5 रुपए तय होने के बाद बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। पूर्व सीएम रमन सिंह का आरोप है कि एक तरफ तो सरकार प्रदेश में अर्थव्यवस्था ठीक होने का दावा करती है, लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है तो कोरोना का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेती है। वहीं सीएम भूपेश बघेल अब भी दावा कर रहे हैं कि सरकार अपने हर वादे को पूरा करेगी और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। अब तो बोलते हैं कि हमारा जीएसटी बढ़ गया, एक तरफ तो बोलते हैं बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंधन हम कर रहे हैं। राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस हिंदुस्तान में 1 नंबर का है, और दूसरी तरफ जब खर्चा करने की बारी आती है, जब शिक्षकों की भर्ती की बात होती है, पुलिस भर्ती की बारी होती है, कर्मचारियों के लिए बात होती है, उस समय ये बहाना करते हैं जब धान तो खरीद नहीं सके यार, अब गोबर खरीदेंगे, उसका क्या हिसाब रखेंगे। खरीदे ना, गोबर भी खरीदे, मगर धान भी खरीदे, गोबर भी खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। खरीदे तो बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे वित्तीय स्थिति सुधरेगी हम सब चीज को करेंगे। भारत सरकार ने तो रेलवे में भर्ती बंद कर दिया, 2 साल जितने वैकेंसी थी वो समाप्त कर दिया, जितने पद थे वो समाप्त कर दिया। हमको ये थोड़ी पता था कि कोरोना आएगा। अभी तक के न ये रोकने का आवश्यकता पड़ती, हमारी स्कूल शुरू हो जाते, हम शिक्षकों को भर्ती भी कर लेते, संविलियन भी करा लेते। जो प्रक्रिया है विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप किस तरह से एक तरफ सरकार गोधन न्याय योजना शुरू करने की तैयारी में है, गोबर खरीदने की तैयारी में है, उधर सवाल उठ रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, और इन्हीं सवालों के बीच में छत्तीसगढ़ में दोनों ही तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। कहीं योजना पर पॉलिटिक्स हो रही है तो कहीं बेरोजगारी पर पॉलिटिक्स हो रही है। सवाल यह है कि एक तरफ सरकार अगर गोधन न्याय योजना शुरू भी करती है, और सरकार का यह कहना है कि यह योजना ही नहीं, हमें उन बेरोजगार युवाओं को भी चिंता है जो अभी छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन केंद्र सरकार को भी सवालों के घेरे में लाने से पीछे नहीं हटते हैं। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सभी मसलों पर चर्चा करेंगे। श्री चंद सुंदरानी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और देवेश तिवारी मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल मेरा राजेंद्र तिवारी जी आपसे है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप कोई भी योजना शुरू करिए, लेकिन जहां एक तरफ बेरोजगार युवा है, छत्तीसगढ़ में किस तरह की घटना पिछले दिनों हुई है हम सभी ने देखी है, तो उस ओर भी ध्यान देना होगा। जो भी करना है, धान खरीदे, गोबर खरीदे, लेकिन हर तरफ ध्यान दे। ऐसा है मृदुल जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना तो जरूरी है। इस प्रदेश में थोड़ा बहुत उनका जो अस्तित्व बचा हुआ है, तो वो बीच बीच में फुदक करके बताते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कार्यरत है।
मैं बहुत नम्रता से कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ 26 लाख मनरेगा में मजदूर काम कर रहे हैं और मनरेगा में जो ये काम कर रहे हैं जिसमें 55,983 जो परिवार है उनका अगर प्रतिशत निकाला जाए तो पूरे भारत में मनरेगा में जितने लोग काम कर रहे हैं उसका 41% अकेले छत्तीसगढ़ में है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से न्याय योजना के अंतर्गत अभी हमारे यहाँ अभी गोबर की योजना आई है, मैं सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी का एक उदाहरण देना चाहूंगा बेरोजगारी के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बेरोजगारी का प्रतिशत 3.4% है, जबकि डॉक्टर व्यास जो सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी है उनकी रिपोर्ट के अनुसार 23.5% पूरे भारत में बेरोजगारी का प्रतिशत है। भारतीय जनता पार्टी का हाल यह है कि सितंबर 2018 में जब इनकी सरकार थी उस समय छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का प्रतिशत 22.2 था और आज जब कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं कि बेरोजगारी को दूर किया जाए और मनरेगा में जैसा मैंने कहा 41% अकेले मनरेगा का प्रतिशत है जिसमें काम मिला हुआ है लोगों को। जिस तरह से न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को पहली किस्त दे दी गई है, दूसरी किस्त अभी हम अगस्त में देने वाले हैं, जिसका परिणाम ये हुआ है कि 32,982 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अकेले जून के महीने में हुआ है और ये उसमें 27,000 तो मोटरसाइकिल है, 3,000 ट्रैक्टर हैं और ये ज्यादातर उसमें किसानों ने खरीदा है। और ये लेकिन राजेंद्र जी, बीजेपी कहती है कि आपको जब भी बेरोजगारी की बात करते हैं आप केंद्र सरकार की तरफ देखने लगते हैं। नहीं देखें क्या? मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं। आप पानी पी लीजिए सर पहले। अभी ग्रामीण रोजगार कल्याण योजना का जो शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो हालत ये है कि 8 राज्यों को शामिल किया है जिसमें हाँ आप पानी पी लीजिए सर, आराम से जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया है। हाँ, छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया है। क्या छत्तीसगढ़ में बेरोजगार नहीं? मैं एक सवाल ले लेता हूं श्रीचंद सुंदरानी से, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो राजेंद्र जी आपने उठाया हमारे यहाँ कि आखिर छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया। ऊपर से अगर सरकार काम कर रही है तो सुंदरानी जी फिर कहा जाता है कि गोबर खरीद रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, इधर बेरोजगारी है। उनका कहना है कि हम कर रहे हैं, थोड़े समय बाद चीजें दिखेंगी, आप थोड़ा इंतजार करिए। मृदुल जी छत्तीसगढ़ अगर शामिल नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर 110 जिले या शामिल होते हैं और छत्तीसगढ़ का एक भी जिला नहीं होता है तो पहली प्राथमिकता सरकार की थी उन जिलों में को शामिल किया जाए जहां पे बहुत ज्यादा प्रवासी मजदूर आए हैं। छत्तीसगढ़ के डिटेल आज तक दे पाए क्या? मैं तो पिछले समय लगातार डिबेट में बैठ रहा हूं, कोई प्रवक्ता इनके 1 लाख लोग बोलता है, कोई 1.25 लाख बोलता है, कोई 5 लाख बोलता है, कोई 4 लाख बोलता है। क्या अधिकृत आंकड़ा इन्होंने केंद्र सरकार को दिया क्या कि हमारे छत्तीसगढ़ के अमुक जिले से इतने प्रवासी मजदूर वापस आए या इतने प्रवासी मजदूर वहां थे उसमें से इतने वापस आए? या आज दिन तक छत्तीसगढ़ की लिस्ट केंद्र सरकार के पास नहीं है। मैं तो आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी भी अभी ठीक से बता पाएंगे कि रायपुर के प्रवासी मजदूर कितने आए, बिलासपुर के कितने आए, मुंगेली के कितने आए, अंबिकापुर के कितने आए, महासमुंद के कितने आए, राजनांदगांव के कितने आए, नहीं बता पाएंगे। कोई प्रवक्ता अधिकृत रूप से नहीं बताता। तो सरकार के पास आंकड़े नहीं जाएंगे, जिलेवार रिपोर्ट नहीं जाएगी और फिर केंद्र पे आरोप लगाएंगे। क्या केंद्र ने जितनी योजनाएं चालू की, मनरेगा की बात बार बार सभी कांग्रेस के प्रवक्ता उठाते हैं, क्या मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही? मनरेगा में अगर बढ़ाई गई रोजी तो क्या केंद्र सरकार? मनरेगा एक तरफ है, एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ गोधन न्याय योजना है। हर चीज पर सवाल उठाना कांग्रेस कहती है कल्चर। देखिए मैं गोधन देखिए मैं आपको बता दूं, ये गोधन जो योजना चालू की है ये मोदी जी ने 19 में लागू की गोबर धन योजना,
गोधन इन्होंने नाम कर दिया गोबर योजना, मोदी जी ने गोबरधन योजना मोदी जी ने 2019 में लागू की है। उसको क्रियान्वय करते करते समय लगता है 2019 में, क्योंकि एक लॉकडाउन आ गया, कोरोना की एक महामारी आ गई, वो क्रियान्वय होते होते 2020 में शुरू हो जाता। इन्होंने देखा केंद्र से ऑलरेडी इसका पैसा आने वाला है, ये इस योजना को ले आए। ये तो असली मेरे पास तो दस्तावेज है कि मोदी जी ने उसके क्या क्या फायदे बताए गोबर खरीदने ठीक है ना सर, अच्छी बात है ना, नाम ही तो बदला है, आज मंशा थोड़ी बदली होगी। उसकी क्रेडिट तो हम कहां विरोध कर रहे हैं इस योजना का? हम विरोध ये नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार दे। और कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था कि 10 लाख नौजवानों को हम 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, और आज दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि आज सीएम हाउस में जो कि जाके एक सुसाइड करता है एक नौजवान, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर एक बहुत सारे सवाल हैं। देवेश हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आज इतनी मैं सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं, देवेश से मैं समझना चाहता हूं। देवेश, क्योंकि चाहे अतिथि विद्वान हो, शिक्षकों का मसला हो, या फिर और भी जो भर्ती प्रक्रियाएं प्रदेश में होती हैं उसको लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है अब बेरोजगारी को लेकर पिछले दिनों जो घटना सामने आई है उस पर अब ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए मृदुल, जो आत्महत्या करने वाली घटना है, इस तरह की घटनाओं को हतोत्साहित ही किया जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो जागरूक वर्ग है वो इस बात को बखूबी जानता है कि मुख्यमंत्री निवास में पर्ची देने से रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और परीक्षा पास करने के बाद ही सरकारी नौकरी लोगों को मिल पाती है। तो इसलिए चाहे बीती सरकार में 2 लोगों ने आत्महत्या की हो, कवर्धा के मुख्यमंत्री निवास के सामने या रायपुर के मुख्यमंत्री निवास के सामने, या अभी हरदेव ने जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के सामने आत्महत्या की है, इन तमाम आत्महत्याओं को हतोत्साहित करके ही एक अच्छे युवाओं के आने वाले भविष्य की बुनियाद रखी जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा सरकार ने एक प्रॉमिस किया था युवाओं से कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उसके लिए परीक्षाएं भी आयोजित की गई। लॉकडाउन लगने की वजह से अर्थव्यवस्था प्रदेश सरकार की बिगड़ गई, यह सरकार का तर्क है, उसकी वजह से रोजगार नहीं दिया जा पा रहा है। आज काफी समय के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रेखांकित किया कि अगर रोजगार देने की शुरुआत उनकी ओर से की गई है तो खत्म भी वही करेंगे, यानी कि रोजगार को पूरा देकर रहेंगे। लेकिन कब तक दिया जाना है, ये तमाम स्थितियां स्पष्ट नहीं है। इन सब के बीच प्रदेश के बेरोजगारों के लिए सुखद खबर यह हो सकती है कि प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन वृद्धि पर जो रोक लगाई गई थी उस रोक को कल हटा लिया गया है, यानी कि सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया है। अब इंतजार इस बात का करना होगा कि सरकार कब उन तमाम शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है जो चयनित होकर बैठे हैं, उन तमाम पुलिसकर्मियों की भर्ती की जानी है जिनकी भर्ती प्रक्रिया रद्द करके दोबारा शुरू की जा रही है, उन तमाम अतिथि शिक्षक जो जिनसे ये प्रॉमिस किया गया था विद्या मितानों से कि उनको रेगुलर किया जाना है, उनके लिए कब सरकार करने जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, नर्सों की भर्ती है, इन तमाम भर्तियों पर वित्त विभाग की ओर से जो एक बैरियर लगाया गया, हर्डल लगाया गया है, वो हर्डल कब पार होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जो भी रुका है वो करेंगे, कब तक करेंगे ये स्थितियां फिलहाल स्पष्ट नहीं है जी। और ये हमसे लगातार सवाल भी पूछते हैं लोग, क्योंकि हमारे सहयोगी ग्राउंड पर रहते हैं राजेंद्र जी, उनसे जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, जो अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में भी ये सवाल आते हैं कि चीजें कैसे क्लियर होंगी, कैसे ठीक होंगी, क्या वो इंतजार करते रहें, कब तक इंतजार करें। देखिए मृदुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको अभी श्रीचंद भाई ने वो जो आत्महत्या करने का प्रयास किया था युवक ने, उसके बारे में बताऊं। उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी, वो तेलन सेती गांव का रहने वाला है और उसका छोटा भाई भी थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर है। उसके घर में 4 जून को भरपूर, उसकी मां का नाम पुनियाबाई है जो प्रमुख है, उसके नाम से पूरा राशन दिया गया है। उसने ग्राम पंचायत में लिख करके दिया कि मैं यूट्यूब में पिक्चर बनाना चाहता हूं, मुझको पैसा दिया जाए। तो और ये जरूर है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के समय में उसने आवेदन किया था कि मुझको नौकरी दी जाए। तो इस सरकार में तो नौकरी का आवेदन नहीं दिया, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता रहा होगा, जैसा कि अभी देवेश भाई ने कहा, मुझे जानकारी नहीं है। मगर जो भी हुआ वो दुखद है। हर नौजवान को धैर्य रखना चाहिए, मगर अब मना स्थिति में एक बड़े भारी फिल्म कलाकार ने जो किया वो हम सबके सामने है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे बेरोजगारी के मामले में, शिक्षकों की भर्ती के मामले में अभी आपने कहा, आज ही मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि
हम तो 15,000 शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ कर चुके थे, वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रारंभ कर चुके थे। मृदुल जी, अगर ये दुष्ट कोरोना नहीं आया होता तो अभी तक ये सारे लोगों की भर्ती हो चुकी होती और अभी बड़ी तेजी के साथ में होगा। पूरे भारत में मंदी की मार है, मगर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उद्योग धंधे पनप रहे हैं और जिस तरह से बाजार में हरियाली है और जिस तरह से किसान समृद्ध हुआ है, तो बेरोजगारी दूर करने पूर्व मुख्यमंत्री यही तो कह रहे हैं। आपसे रोजगार पर सवाल करते हैं तो आप कोरोना का बहाना बना रहे हैं। नहीं है भाई, ये गोधन वो तो बहाना बता रहे हैं राजेंद्र जी, रमन सिंह जी तो बहाना बता रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ गोधन योजना जो अभी प्रारंभ किया जी, रमन सिंह जी तो बहाना बता रहे हैं, बोले कोरोना काल का बहाना बना रही है सरकार। नहीं तो रमन सिंह जी का वो एक लोकोक्ति आपने सुनी होगी ना कि अपना ढिंडोरे देखे नहीं दूसरे का फुल्ली निहारे, तो उनकी ये हालत है। उनके कार्यकाल में इस बुरी कदर परेशान था, हर हफ्ते एक किसान आत्महत्या किया करता था। इसीलिए तो हमने ये बात जरूर है कि हमको थोड़ा सा सुंदरानी जी को हम याद दिला देंगे कि हमारा फर्ज बनता है, हम याद दिला देंगे क्योंकि हमारा आर्काइव अच्छा है। और सुंदरानी जी देखिए, गलत नहीं कह रहे राजेंद्र जी, वो किसानों के जो आंदोलन हुए, किसानों के जो प्रदर्शन हुए, वो राजनांदगांव में ही हुए, हमने देखा वो आपकी सरकार में। देखिए मृदुल जी, लेकिन एक आरोप निराधार है कि किसान आत्महत्या करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार हो, एक भी किसान ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या नहीं की। ये बेबुनियाद आरोप है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कोई नहीं, वो तिवारी जी से पुष्टि करना मोड़ना चाहिए। जनता पार्टी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार या केंद्र में मोदी जी की सरकार आज किसानों की आय दुगनी हो, इस दिशा में मोदी जी चिंता कर रहे हैं। मैं ठीक है देवेश, मुझे लगता है कि आपको हस्तक्षेप करना होगा इसमें, आप बेहतर जानते हैं और आप तो लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अतिरिक्त मनरेगा में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से देने का प्रावधान किया था। किसानों की आत्महत्या के मामले में बीते सरकार में 17,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, लेकिन जब पुलिस रिकॉर्ड में इस बात को दर्ज किया जाता है कि किसान ने आत्महत्या क्यों की, तब उसमें इस बात का उल्लेख नहीं होता है कि उसके पास कारण क्या थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट इस अपराध को दर्ज करती है कि लोगों ने मर कायम करने के दौरान इस बात को चिन्हांकित किया जाता है कि जो आत्महत्या करने वाले का पेशा क्या था, तो उसमें मैक्सिमम किसान निकले थे। इसकी वजह से वो आंकड़ा 17,000 दिखता है किसानों ने आत्महत्या की थी। अब कारण क्या था उसके पीछे, उसमें हर एक किसान का कारण क्या है हो सकता है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। और ऐसे ही बेरोजगार युवा हैं, किसान अपनी सरकार की तरफ देख रहे हैं, युवा सरकार की तरफ देख रहे हैं। सरकार का भी कहना है कि थोड़ा सा वक्त अभी खराब है, जैसे जैसे वक्त जाएगा चीजें बेहतर हो जाएंगी, थोड़ा सा वक्त नहीं है। राजेंद्र जी, वक्त नहीं था मेरे पास, मैं चाहता आपका कमेंट लेना लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। हमारे सहयोगी पीछे से आवाज लगा रहे हैं, इसलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।